नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो टॉपिक आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो मेरे उत्तराखंड के तमाम नौलिहाल भाई बहनों के लिए है जिनका सपना एक शिक्षक बनने का है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन प्रकाशित होने जा रहा है प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपकी लेके चले नवंबर के मध्य में आपका ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। जो इसके अंदर जो पदों की जो संख्या है 900 से प्लस ये पद यहाँ पर आएंगे। तो उसी क्रम में मैं आज एक वीडियो लेके उपस्थित हूँ। ये जो वीडियो रहने वाली है ये प्रारंभिक परीक्षा या कहें इसको स्कैनिंग जो परीक्षा आयोजित होती है उससे संबंधित आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इससे पूर्व वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आपको ये बता दूं, जो बच्चे अभी वर्तमान समय में जो एक ग्रुप बनाया है, इस ग्रुप में जो भी बच्चे जुड़े हैं, तो आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को एकदम आराम से देखिएगा और साथ ही आप किस प्रकार से आपको रणनीति बनानी है उसको भी विशेष रूप से ध्यान दीजिए। हम बात कर रहे हैं लोक सेवा आयोग के माध्यम से जो प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित होगी 2023 का, ये पाठ्यक्रम आपके सामने लेके आया हूँ। ये पाठ्यक्रम जो है ये प्रारंभिक परीक्षा जिसे हम स्कैनिंग परीक्षा बोलते हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा 2023 का ये लेके आया। मैंने पूरा खाका आपके सामने रखा है। देखिए, इसका अगर प्रारंभिक परीक्षा का अगर मैं पूरा पाठ्यक्रम आपके सामने लेके आऊं तो ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, आपका दिमाग में एकदम पजल हो जाएगा। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं टुकड़ों में, जैसे इसके 5 जो खंड हैं, 5 खंडों को अलग अलग रूप से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आज मैं सिर्फ आपसे एक खंड पे यहाँ पर चर्चा करूंगा। ठीक है, अब पूरा पाठ्यक्रम क्या है, पूरे पाठ्यक्रम को हम यहाँ पर समझेंगे। कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, सारथी रूप में हमें किस चीज को ज्यादा फोकस रखना है, इस पे देखिए। आइए देखिए, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो आपकी जो परीक्षा रहेगी वो कुल आपके 150 अंकों को यहाँ पर क्या होगी, आपकी परीक्षा होगी। 150 नंबर की यहाँ पर क्या होगी, परीक्षा होगी और 150 प्रश्न आपके यहाँ पर आएंगे और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। और जो इसमें जो आपको समय अवधि जो दी जाएगी वो आपके 2 घंटे यहाँ पर आपकी क्या रहेगी, समय अवधि रहेगी। ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने पूर्व में भी ये परीक्षा दी होगी और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी वर्तमान समय में जिन्होंने बीएड पास आउट किया है या कहीं एमए कंप्लीट किया है, तो वो अभ्यर्थी जो नए होंगे उनके लिए विशेष रूप से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके मैं 2 घंटे का इसमें समय ये रहेगा और इसके अंतर्गत किस प्रकार से अब 150 अंकों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है उस पर हम विशेष रूप से फोकस रखेंगे। देखिए, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक विषय दिया हुआ है, यहाँ पर कुल प्रश्न यहाँ पर दिए हैं और इनके अंकों का यहाँ पर नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए पहला, देखिए जो हमारे जो खंड रहेंगे इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो इस प्रारंभिक परीक्षा का जो पाठ्यक्रम को जो विभाजित किया, जो सिलेबस को जो विभाजित किया गया है वो 5 भागों में इसको क्या गया है, विभाजित किया गया है। अब 5 भाग कौन कौन से हैं उसको ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। देखिए 5 भाग आपके मैंने यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 5 करके ये पाठ्यक्रम दिया हुआ है। विषय, इन विषयों पर हमें फोकस रखना है। ठीक है, अब हम जो महत्वपूर्ण जो चीज पे बात करेंगे, पहला जो बिंदु है वो है आपका शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित यहाँ पर आपके 40 नंबर के प्रश्न आपके शिक्षण अभिरुचि से पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो प्रश्न होगा 1 नंबर का होगा। तो यहाँ पर जो आपके जो अंकों की संख्या होगी वो आपकी 40 अंकों यहाँ पर ये परीक्षा होगी। अब वहीं दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यहाँ पर सामान्य अध्ययन। यहाँ पर आपके जो सामान्य अध्ययन की जो बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो 35 नंबर के ये जो हैं, तो 35 नंबर के अंदर जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड क्या चीज है इसकी मैं आपके सामने आएंगी। तो आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो पहला आएगा आपका यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस आएगा, साथ ही आपका यहाँ पर जो इतिहास आएगा, जिसमें इतिहास के अंदर जैसे मध्यकालीन और प्रागैतिहासिककालीन और आधुनिक कालीन इतिहास के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही अगर बात करूं यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो पूछा जाएगा, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये संपूर्ण रूप प्रारूप पूछा जाएगा। और जो पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत देखिए अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय, ये राजनीतिक जो अर्थशास्त्र में जो पॉलिटिकल साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे
पूछे जाएंगे। और साथ ही ज्योग्राफी अगर भारत का भूगोल और साथ ही विश्व का भूगोल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और तो और जब अगर मैं तीसरे पॉइंट की जब मैं बात करूँ, चौथे पॉइंट की बात करूँ, तो यहाँ पर आपका जो आएगा ये क्या बोलते हैं, आपके खेल जगत से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। खेल जगत से संबंधित ये तमाम क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समसामयिक घटनाओं पर आधारित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको विशेष रूप से किन चीजों पर फोकस रखना है, आप अगर आपका पॉलिटिकल साइंस बड़ा अच्छा है, पॉलिटिकल साइंस में आपकी पकड़ अच्छी है, तो वहां पर महत्वपूर्ण चीज है। आपकी ज्योग्राफी अच्छी है और हिस्ट्री अच्छी है, अगर इकोनॉमिक्स में उतना अच्छे नंबर नहीं भी आ पाएंगे, स्टैटिक्स में ये ध्यान रखिएगा। और साथ ही आपका जो समसामयिक घटनाएं हैं, वो समसामयिक घटनाएं इसमें बहुत ज्यादा जो फैक्टर ये कहे, इसमें बहुत ज्यादा रीढ़ की हड्डी के रूप में आपको यहाँ पर देखा जो अपना रोल फैक्टर अदा करेगी, वो आपका समसामयिक घटनाएं यहाँ पर ये महत्वपूर्ण रहेंगे। आपके ये 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर तमाम चीजें देखिएगा, 35 अंक के प्रश्न होंगे, एक एक नंबर के प्रश्न, 35 अंक यहाँ पर दिए। अब जब बात करते हैं इसी क्रम में जो तीसरा खंड है, तो तीसरे खंड के अंदर उत्तराखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उत्तराखंड राज्य का अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा भवसागर इसमें दिया हुआ है। देखिए, मैंने आपको ग्रुप के माध्यम से सिलेबस भी उपलब्ध कराया था। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल और मध्य ऐतिहासिक काल और आधुनिक काल ये पूछा जाएगा, जिसके अंदर उत्तराखंड की संस्कृति किस प्रकार से है, उत्तराखंड का प्रशासन किस प्रकार से है, उत्तराखंड की बोली किस प्रकार से है, लोक बोली कैसी है, अगर कहीं साथ ही अगर कहीं पर्यटन स्थल है, नदी है, पहाड़ है, झरने हैं, ये जितना भी उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्र है उससे संबंधित, और उत्तराखंड में किस प्रकार से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित पूछे, और यहाँ पर आपके पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, और जितने भी उत्तराखंड का संपूर्ण उत्तराखंड कहीं ना कहीं इसमें पूछा जाएगा, पर्यटन से लेकर आपके राजनीतिक कैरियर तक, राजनीति संबंधित जितने भी चीजें हैं उससे समावेशी प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण रहेगा, गोरखा शासन काल कैसा रहेगा, अगर गढ़वाल का शासन कैसा रहेगा, कतुरी वंश का शासन किस प्रकार से रहेगा, और तो और मैं बता दूं इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज है वो आपका उत्तराखंड में स्वतंत्रताधीन जो संग्राम है, उत्तराखंड का पृथक मांग किस प्रकार से उठी, क्या यहाँ के जो चिपको आंदोलन है, यहाँ पर जो समय समय में जो मूवमेंट रहे, उनसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं सामान्य बुद्धि परीक्षण से क्वेश्चन पूछूं तो यहाँ पर आपके 25 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 नंबर किए रहेंगे। ठीक है, पांचवी की बात करूं, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपके व्याकरण से संबंधित तमाम चीजें पूछी जाएंगे। आपके यहाँ पर किस प्रकार से संधि विच्छेद और पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द, एक तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, ये तमाम चीजें आपकी यहाँ से पूछी जाएंगे। टोटल ये 20 नंबर के यहाँ पर आएंगे। और सामान्य बुद्धि परीक्षण जिसमें ब्लड से रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर पूछेंगे, वो आपके 25 नंबर के ये रहेंगे। तो टोटल की अगर बात करें तो ये आपकी कितने का बनता है, आपके ये 150 अंकों का ये प्रश्न पत्र बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं जिसपे मेन बिंदु पर आता हूँ, जो आज का जो सिलेबस जो रहने वाला है प्रारंभिक परीक्षा का, स्क्रीनिंग परीक्षा का जो पाठ्यक्रम रहेगा, उसमें जो हम आज के जो टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे आपका शिक्षण अभिरुचि। यहाँ से आपके 40 प्रश्न यहाँ से आएंगे, 40 प्रश्न यहाँ से आएंगे, जो 40 नंबर के क्या होंगे, 40 नंबर के प्रश्न होंगे। देखिए, इसके अंदर क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी, इसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, अब भारत में किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया, किस प्रकार से भारतीय शिक्षा व्यवस्था है वर्तमान समय में से लेकर प्राचीन समय से लेकर अभी तक का जो रहा शिक्षा के अंतर्गत भारत का योगदान, उसमें संबंधित हम क्वेश्चन पूछे। देखिए, कुछ चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आपने इस चीज को पढ़ लिया तो निश्चित रूप से आपके 1-2 नंबर के क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन तो आपके सिर्फ भारतीय व्यवस्था से यहाँ से बन जाएंगे। सिर्फ कुछ पॉइंट बता रहा हूं मैं। देखिए, राधा कृष्ण आयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई, क्या हुई, ये आयोग का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, कब ये हुआ। ठीक है, उसके बाद आता है मुदादिरी ये आयोग आता है, मुदालिर आयोग आता है। इसकी अगर बात करें तो ये इसका गठन कब किया है, किसने, कौन, इसका अध्यक्ष पहले कौन थे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है इस आयोग को बनाने का। तो फिर आता है कि कोठारी आयोग, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यहाँ पर मैं देख भी देता हूँ, महत्वपूर्ण है ये, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। कौन सा आपका कोठारी आयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, वहां पर अगर हम देखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान की, अगर यूजीसी की अगर बात करें, ठीक है, यूजीसी का क्या रोल फैक्टर रहा है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत पूछी जाएंगी। ठीक है, फिर बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की बात करें तो यहाँ पर किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, प्रशिक्षण किस प्रकार से दिए जाते हैं, क्या चीजें रहती हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर बात करें तो अध्यापकों को किस प्रकार से शिक्षण व्यवस्था करने के अंतर्गत किस प्रकार से अधिगम और संप्रेषण और तमाम चीजों को सिखाया जाता है, क्या इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक की क्या भूमिका है, वो तमाम चीजें इसमें बताई जाए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू हुई थी भारत में, सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई थी कब हुई थी, क्या रही, 1986 ये दिया है, ठीक है। अब यहाँ से 1986 में राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति लागू की गई थी। और आपको बता दूं जो 2020 का जो 2020 का जो आपकी नई एजुकेशन पॉलिसी है वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे कि भैया नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें रखेगी, क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को उसके अंदर उठाया गया है, ये चीजें उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि ऐसा भी पूछा जाता है कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, किसने इसको पारित किया, कहां पर इस चीज को ये किया जा रहा है, ये तमाम चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए अब आप बात करते हैं समानता के शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत। देखिए समानता समाज में जब हम कहते हैं कि भारत को जिस प्रकार से संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र की अगर बात करते हैं, जहां पर समानता की बात करते हैं, संप्रभुत्वता की बात करते हैं, तो वहां पर सभी व्यक्ति को चाहे वो गरीब हो या चाहे अमीर हो सभी को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता। तो ये जो कॉन्सेप्ट लाई थी सरकार, ये कॉन्सेप्ट कब लाई थी कि सभी को समान शिक्षा दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पर किसी जात पात या कहें ऊंच नीच का ना देखते हुए सभी को समान शिक्षा ये दी जाएगी। और सर्व शिक्षा अभियान क्यों चलाया गया, सर्व शिक्षा अभियान सभी तक शिक्षा को पहुंचाने और शिक्षा की बुनियादी ढांचे को कहीं ना कहीं मजबूत करने में इस सर्व अभियान ने कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी। अब इसके माध्यम से जिस प्रकार से जो अभियान चलाए गए, अभियान किस प्रकार से धरातल पर रहे, किस प्रकार से बच्चों को विद्यालय तक खींचने का जो कार्य किया कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से किया गया। अब वहीं अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करें तो शिक्षा का अधिकार सभी के लिए है, ये नहीं कि कोई इससे वंचित है, किसी को वंचित किया जा सकता है। यदि कोई बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने जा रहा है तो कोई भी उसे एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, ये शिक्षा का अधिकार के लिए। अब राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की अगर बात करें किस प्रकार से प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा से अगर हम उच्चतर शिक्षा की बात करें, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पर ये शिक्षा को किस प्रकार से उच्चतर शिक्षा में किस प्रकार से उसकी पृष्ठभूमि रखी गई है, क्यों उसको मायने में रखा गया, क्यों इसको इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण रखा गया है, तो यहाँ पर ये चीजें इसके अंदर आ जाती, ठीक है। ई गवर्नेंस शिक्षा की दक्षता और संप्रेषण की बात करते हैं, जिस प्रकार से आपको पता होगा कि कोरोना काल में जिस प्रकार से तमाम जितने भी शिक्षण संस्थान जिस प्रकार से बंद रहे हैं साल भर, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित है। तो उसका एक समाधान जो बीच का जो रास्ता निकाला, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी का जो सहारा लेते हुए ई शिक्षा को कहीं ना कहीं लागू किया और ई गवर्नेंस के माध्यम से शिक्षा में किस प्रकार से दक्षता लाई गई या किस प्रकार से संप्रेषण आप कर सकते हो और शिक्षण गतिविधि को किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हो, कौशल विधियों का किस प्रकार से निर्माण कर सकते हो, ये तमाम चीजें इसके अंदर है। अब ई गवर्नेंस की ऑनलाइन शिक्षा की यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो कौशल विधियां और प्रतिक्रिया परंपरागत एवं या आधुनिक, देखिए परंपरागत तरीके से किस प्रकार से पहले जो गुरुकुल की शिक्षा रही, फिर उसके बाद किस प्रकार से विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण किया जा रहा था। अगर आज के देखें जो कॉलेज यूनिवर्सिटियां ये जो बन गई हैं, जो आपके पीजी हॉस्टल के रूप में जो गठित हो गए हैं, तो अब अगर आप देखें तो आज आप किसी एक कमरे में बैठकर शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं तो वो भी आपकी ई शिक्षा के माध्यम से शिक्षण दक्षता की बात और संप्रेषण किस प्रकार से आपके साथ कांटेक्ट किया जा रहा है, किस प्रकार से आपके बीच संवाद किया जा रहा है, तो वो संप्रेषण का मतलब ही इसको कहा जाता है, ठीक है। अब जब परंपरागत के पहले और अभी की अगर बात करूं तो आज की डेट में अगर हम देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक आधुनिकता यहाँ पर आ गई। अब शिक्षा कहीं एक जगह पर सीमित न रहते हुए अब एक चौमुखी रूप में हर दिशाओं में फैल चुकी है। आज इस शिक्षा के माध्यम से आप किसी भी चीज को 2 पल में खोज कर निकाल सकते हैं। यदि आपके पास किताबें नहीं है, सिर्फ आपके पास अगर मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन ही आपको संपूर्ण रूप से एक
यह लाइब्रेरी के तौर पर यहाँ पर उपलब्ध है, जहाँ पर किताबों का भंडार या कहें संपूर्ण चीज आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब बात करेंगे कि आधुनिक शिक्षा में किस प्रकार से सामग्री सहायक शिक्षण प्रक्रिया में संप्रेषण किया जाए। देखिए, आधुनिक शिक्षण क्या, अगर बात करूं जिस प्रकार से हम आधुनिक तकनीक के साथ जुड़े हैं, अगर हम कहें शिक्षा आधुनिक या फिर कहें सोशल मीडिया के माध्यम से जो जुड़ने हैं, ई शिक्षा के अगर माध्यम से करें, उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। आपको डिजिटल बोर्ड की जरूरत है, कैमरे की जरूरत है, आपकी नेट की जरूरत है, और साथ ही जो आपके बच्चे हैं जो आपसे पढ़ रहे हैं तो उनके पास भी या तो फोन या लैपटॉप या जो भी है उसमें डाटा होना चाहिए। और आप शिक्षण अधिगमन की अगर बात करूं, जो संप्रेषण जो टीचर कर रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं ये इसके अंदर। ठीक है, अब जब मैं कहूं कि सहायक सामग्री की क्या क्या चीजें चाहिए आपको शिक्षण कार्य कराने के लिए, तो श्यामपट्ट हो गया, चौक हो गया, खड़े हो गया, कक्षा कक्ष चाहिए, और आपकी जो विद्यार्थी हैं वो तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो यहाँ पर उसके प्रकार हो गया। अच्छे संप्रेषण कैसे क्या, एक अच्छा संप्रेषण क्या होता है, एक अच्छा संप्रेषण का मतलब होता है कि जब शिक्षक छात्रों को किसी चीज के बारे में अगर बता रहा है तो छात्र उसे सही तरीके से या शानदार तरीके से ग्रहण कर रहा है, तो वो उसका संप्रेषण है कि किस प्रकार से छात्रों पर कंसर्वेशन कर रहा है, या कहीं वो उसको अपनी ओर ध्यान केंद्रित कर रहा है। कहीं ना कहीं जो छात्र है कहीं ना कहीं शिक्षण अधिगमन की ओर में दृष्टांगत है ये रहता है, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर आप बात करते हैं यहाँ पर देखिए कि मूल्य आधारित शिक्षा। अब देखिए मूल्य आधारित शिक्षा की अगर बात करें, किस प्रकार से आज शिक्षा को मूल्य आधारित बना, जिस प्रकार से आप फीस पेमेंट करते हो, तमाम चीजें किसी चीज को कराई करने के लिए अगर आप ऑनलाइन शिक्षा भी ग्रहण करते हो तो कहीं ना कहीं उसमें आपको कहीं ना कहीं पैसे का खर्च करना पड़ता है, या तो ऑनलाइन शुल्क जमा करते हो शिक्षण के लिए, साथ ही आप मोबाइल में डाटा रिचार्ज करते हो मोबाइल के लिए। ये तमाम चीजें आपके मूल्य आधारित शिक्षा के अंतर्गत है। मूल्य आधारित शिक्षा के प्रकारों की बात करेंगे, व्यक्तिक और सामाजिक मूल्यों पर यह खड़ा होता है, व्यक्ति विशेष और सामाजिक तौर पर भी ये आता है। और उसके कारण मूल्यों का किस प्रकार से हास, किस प्रकार से मूल्यों का क्या कर रहा है, उसको हास हो रहा है, मतलब उसको किस प्रकार से विघटन किया जा रहा है, और मूल्यों का उन्नयन, मूल्यों के आधार पर गए कि शिक्षा को किस प्रकार से उन्नति की तरफ हम ले जा रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा को चौमुखी आयाम पे हम रखें। जो बालक है, जो कक्षा कक्ष में जो बालक बैठा है, उसका किस प्रकार से चौमुखी विकास इसके अंदर किया जाता है, ये महत्वपूर्ण अपने आप में हो जाता है। ठीक है, आप कंप्यूटर पर आधारित शिक्षा की आवश्यकता का प्रयोग किस प्रकार से किया। देखिए, अगर हम यदि कंप्यूटर की अगर बात करते हैं तो कंप्यूटर के माध्यम से किस प्रकार से शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं, बच्चे को किस प्रकार से आधुनिकता के साथ जोड़ते हुए शिक्षा को किया जाना, ये चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जब बच्चे को कंप्यूटर के माध्यम से अगर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके सामने एक भवसागर, जिस प्रकार से सागर है उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर है वो भी एक सागर के समान है, जहां पर अनंत चीजें आपके समावेशित है। प्रतिदिन यदि कहीं इतनी लाखों करोड़ों संख्या में जो किताबों का आदान प्रदान या अपलोड होती हैं, या कहीं नोट्स इत्यादि होते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे एक आधुनिक युग में हम जब कदम रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमें कंप्यूटर की बहुत नित्यांत आवश्यकता यहाँ पर हो जाती है। ठीक है, अब देखिए मैं कहता हूँ कि शैक्षणिक तकनीक और प्रकृति प्रकार की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम शिक्षा को तकनीकी क्षेत्र से जोड़ते हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण चीजें हो जाती है, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण अपना स्थान ये ग्रहण करती है। ठीक है, अब व्यवसायिक शिक्षा की बात करूं कि भैया व्यवसायिक शिक्षा, यदि कोई शिक्षक किसी बच्चों को अपना समय देने के पश्चात अगर पढ़ाता है तो कहीं ना कहीं वो व्यवसायिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाए, तो कहीं ना कहीं वो उन चीजों से बच्चा क्या कर रहा है, उससे शिक्षण ग्रहण कर रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षक को कहीं ना कहीं रोजगार ये प्राप्त हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपका आधुनिक शिक्षा के अंतर्गत मूल्यों का ये आ जाता है। ठीक है, अब जब हम कहेंगे कि इसमें शिक्षण व्यवस्था की कार्यों की संतुष्टि किस प्रकार से, विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, शिक्षण अधिगमन की अगर हम कहें संप्रेषण की बात करते हैं, उसके लिए सर्वोत्तम जो चीज प्रमुख चीज रहती है वो अध्यापक बहुत महत्वपूर्ण। यदि आपके पास कक्षा कक्ष निर्मित है, छात्र हैं, आपके पास श्यामपट्ट है, चौक है, सब कुछ है, वातावरण है पढ़ाने के लिए, मगर शिक्षक नहीं है तो वो शिक्षण व्यवस्था एक है, शिक्षण अधिगमन अधूरा है। एक शिक्षक के लिए जो तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं शिक्षण अधिगमन के लिए, एक कक्षा कक्ष और छात्र और शिक्षक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप कक्ष भी नहीं रखते हो तो उसमें श्यामपट्ट को आप रख लीजिए,
श्यामपट्ट याद रखिएगा, श्यामपट्ट हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, इन तीनों का क्या होता है, समन्वय यहाँ पर स्थापित होता है। तो ये शिक्षण यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ पर होता है। अब देखिए शैक्षिक मूल्यों का आवश्यकता और प्रकार, किस प्रकार से हमें शिक्षा की आवश्यकताओं के आधार पर हमें चीजों को करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ जाती। जो मैंने आपसे रिसर्च किया, ये आपको खंड 1 के बारे में विस्तृत रूप से बताया कि आपको खंड 1 के अंतर्गत इन चीजों को पढ़ना है और इनके नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपने सिंसियर होकर यदि आप पढ़े तो निश्चित रूप से आपका यहाँ पर सिलेक्शन है। देखिए बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से या कहीं अलग अलग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्लासेस दे रहे हैं, जहां पर आपको मेन फोकस रखाया जा रहा है। मान लीजिए कोई बच्चा साइंस का कह रहे होंगे, या साइंस का यहाँ पर अभी पेपर चल रहा है, यहाँ पर ग्रुप चल रहा है, पॉलिटिकल साइंस का हो या ज्योग्राफी का हो या इकोनॉमिक्स का हो या अर्थशास्त्र का हो या फिर सोशोलॉजी हो या फिर फिजियोलॉजी हो या फिर कहीं कोई भी हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी। अब देखिए आप इनकी क्लासेस लेकर क्या करोगे, पहले सर्वप्रथम यह है, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस की क्लास पढ़ रहा है या हिंदी की क्लास पढ़ रहा है या फिर कहे ज्योग्राफी पढ़ रहा है, तो ज्योग्राफी पढ़ने से क्या फायदा। अभी तो आपके सामने जो महत्वपूर्ण है सब्जेक्ट महत्वपूर्ण नहीं है, सब्जेक्ट सिर्फ महत्वपूर्ण आपका ये प्रारंभिक परीक्षा है। जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठे। मुख्य परीक्षा में फिर आ जाता है आपका सब्जेक्ट आ जाता है, जो वहां पर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो याद रखिएगा पहला जो आपकी फोकस रहना चाहिए, ये जो फोकस रखो आप प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा में आप फोकस रखिए। फोकस जब आपका ये पहला पेपर अगर क्लियर हो गया तब जाके आप विशेष रूप से सब्जेक्ट पर ध्यान देना। मेरा पर्सनली आपको ये सजेशन है कि भैया आप पहले शिक्षण अभिरुचि को पढ़िए और सामान्य अध्ययन को पढ़िए, उत्तराखंड को पढ़िए और सामान्य बुद्धि और सामान्य हिंदी को रट डालिए। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया। देखिए ये आपका जो ये पेपर मेरे सामने हाथ में है, ये जो है आपकी स्कैनिंग का ये पेपर है, प्रवक्ता संवर्ग का ये पेपर है। तो इसमें 150 नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। ये देखिए ये तमाम चीजें ये पूछी गई हैं। तो ये चीज जब तक आपका ये पहला पेपर जब तक नहीं निकलेगा तब तक आप कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की जो बच्चा तैयारी कर रहा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है जब तक पहले आप इस पेपर को क्या करो, निकाल कर साइड कर दो। भैया ये पेपर आपका निकल गया, ठीक है, मेरा ये पहला पेपर निकल गया, हाँ आप पहले पेपर की मेरिट में आ जाते हैं, तब जाके आप मुख्य परीक्षा में। आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। आपको नोट से किस तरीके से बनाना है ये आपको मैं बता दूं। देखिए बच्चों, आपको पर्टिकुलर रूप से विस्तार से आपको नोट्स बनाने होंगे। जब तक आप इस प्रकार से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जब मैं प्रवक्ता के संवर्ग की जब मैंने तैयारी की थी तब की ये नोट्स हैं, उस टाइम पे ये की थी। तो आज मेरा सिलेक्शन प्रवक्ता संवर्ग के पद में ये हुआ है। तो आप ये देखे चलिए कि जब तक आप नोट्सों को इस प्रकार से नहीं बनाओगे पर्टिकुलर तौर पर, ये देखिए जब तक इस प्रकार से अगर नोट्स नहीं बनेंगे तब तक आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है। आपको पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भैया एक दिन पढ़ोगे तो निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। अभी से तैयारी करो, समय बहुत कम है। LT का भी यहाँ पर अभी आने वाला है और जहाँ आपको होता है कि वहाँ पर सिलेक्शन, जब तक तुम्हारे नोट्स इस प्रकार नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और हमारी अगर आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ की जाए तो आप अपना सजेशन ग्रुप में दे सकते हैं। तो उसी के आधार पर आपको गूगल मीट के माध्यम से यहाँ पर क्लासेस आपकी दी जाएंगी, वो भी आपकी प्रारंभिक परीक्षा की। जब आप प्रारंभिक परीक्षा आपकी उत्तीर्ण हो जाएंगी तो उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और साथ ही आपके मैं कहूँ जो ड्राइंग की यहाँ पर क्लासेज यहाँ पर आपको दूंगा, इतना ध्यान रखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।